Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Okay, तो आज हमने न्यू यूनिट स्टार्ट करना है, राइट? मतलब न्यू पोर्शन। अच्छा, मैंने नोट्स नहीं सेंड किए। एक्चुअली मैंने एक लास्ट पीडीएफ बना ली है, मतलब तो मैं इन सबको एक साथ ही सेंड कर दूंगी आपको, ठीक है? मैम हाँ जी मैम, जो आप कह रहे थे कि पहले वाले जो जैसे कि चैप्टर है मैम, वो कब करेंगे हम? सॉरी, कौन से? जो मैम जैसे कि मैं न्यू स्टूडेंट हूँ ना, कह रहे थे कि राइट क्लासेस लगेंगी। ओके, तो मे भी शायद फ्रॉम 1 जून ये लोग एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का शायद बैच बन जाएगा, तो फिर 1 जून से आप लोगों का स्टार्ट है। ठीक है, एक बार फिर भी आप इंस्टीट्यूट में कॉल करके पूछ लेना। हाँ जी। ऑलराइट, ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है? ठीक है, चैप्टर 1D, ठीक है, डी पार्ट है फर्स्ट वाले का हमारे पास, ठीक है? बोलते हैं हम कैपेसिटर्स, राइट? अब ये चैप्टर कुछ इस तरह से है, इतना याद रखना कि आपने ना कॉन्सेप्ट्स तो मतलब पहले भी सुने हुए हैं, मतलब बात वही है आपके पास, ठीक है, क्लियर? बट अब क्या होगा कि हमारे पास जैसे जैसे हम टॉपिक्स करेंगे, वो सारे टॉपिक्स ऐसे हैं कि वो काम आने वाले हैं। तो जैसे अगर मैं कुछ भी अभी समझा रही हूँ ना, मतलब जैसे बिहेवियर समझा रही हूँ या कोई भी हम डिस्कशन कर रहे हैं कंडक्टर की, इंसुलेटर की, तो वो धीरे धीरे सारा कैपेसिटर की फॉर्मेशन में काम आने वाली, ठीक है? तो उन सबको ध्यान से सुनना। अब सबसे पहला टॉपिक, जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, वो है बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? कंडक्टर का बिहेवियर कैसा है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब एक्चुअली में हम ऐसे कंसीडर करते हैं, ध्यान से सुनना, वैसे तो ये थ्योरेटिकल है, ठीक है? जैसे मैं नोट्स दूंगी तो आप लोगों को दिख जाएगा कि हम कैसे थ्योरी में लिख रहे हैं उसको, पर जब मैं अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ तो इसको ध्यान से सुनना, बहुत क्लियरली सुनना, ठीक है ना? यस मैम। यस मैम। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है? अभी ध्यान से स्टार्ट करने वाली हूँ, सब फोकस करना। अब देखो, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मतलब क्या है, कंडक्टर है। अब पहली बात तो मैं एक कोई कंडक्टर बनाती हूँ, मैं जानबूझ के कोई भी रैंडम शेप ले रही हूँ, ठीक है? ताकि तुम लोगों में से कल कोई ये ना बोल दे कि अच्छा हमें तो सर्कुलर लेना था कंडक्टर, हमें तो स्क्वायर लेना था कंडक्टर, ठीक है? मैं ऐसे रैंडम शेप लिया मैंने, ऑलराइट? अच्छा, तो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर क्या होते हैं? कंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं? एनीवन? यस, चार्जेस होते हैं। ये मैंने कंडक्टर कंसीडर किया, ठीक है? इसके जो इनसाइड है वो क्या है? फ्री चार्जेस। ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या हो गया? फ्री चार्जेस, मतलब पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, ठीक है? नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, मतलब इस तरह से बहुत सारे चार्जेस पड़े। इज इट क्लियर? यस क्लियर है मैम। सबको? ठीक है, यहाँ तक बहुत इजी है हमारे पास ये चीज। अब हुआ क्या कि मैंने क्या बोला था कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर देखना है इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं क्या करूंगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगी। अब जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आज के बाद ये रूल समझ लेना, जब भी मैं बोलूंगी किसी चीज के अराउंड आपने क्या लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? मतलब कि एक सिस्टम सेट करना, एक सिस्टम सेट करना, ठीक है? तो मैंने क्या किया, आफ्टर इम्प्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। सिस्टम सेट करने का मतलब है एक प्लेट लगाई मैंने पॉजिटिव की, एक प्लेट लगाई मैंने नेगेटिव की, ठीक है? और ये कंडक्टर रखा बीच में, है ना? ऐसे ही होता, एक प्लेट पॉजिटिव की और एक प्लेट लगाई मैंने नेगेटिव की। इसको जो एक प्लेट पॉजिटिव की और एक प्लेट नेगेटिव की लगाना है, इसको हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कि अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर, ठीक है? हमने बिल्कुल वैसे ही उसको यहाँ पे प्लेस किया। अब ध्यान से सुनना, अब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगा दिया, पर इसके अंदर क्या थे? फ्री चार्जेस। चार्जेस।
ठीक है, अब यहाँ पे देखना जरा, यहाँ पे आपके पास क्या है, फ्री चार्जेस है। ये सबको क्लियर है क्या है ये? फ्री चार्जेस। अब अगर मैंने इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है तो फ्री चार्जेस को क्या होगा? एनीवन? मैम वो सेपरेट हो जाएंगे। वेरी नाइस, मतलब वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट भी इस तरह से होंगे कि जो पॉजिटिव है दैट विल गो टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। एंड नेगेटिव विल गो टुवर्ड्स पॉजिटिव। अब बात ये हुई, ध्यान से सुनना, पहले तो जो चार्जेस थे वो सारे के सारे कंडक्टर के इनसाइड थे। अब जैसे ही मैंने फील्ड अप्लाई किया सारे के सारे चार्जेस क्या हो गए? आउटसाइड आ गए। तो अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज ऑन दी सरफेस आ गया, और वो भी किसकी डायरेक्शन में? नेगेटिव की डायरेक्शन में। और सारे का सारा जो नेगेटिव होगा इनसाइड में बैठा हुआ, वो सारा किस डायरेक्शन में आ गया हमारे पास? पॉजिटिव। पॉजिटिव की डायरेक्शन में। ठीक है ना? इज दैट क्लियर विद एवरीवन? हाँ जी यस गर्ल्स, मैम। आपको क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है, अब आगे चलते हैं। आंचल, आंचल एब्सेंट है आज। ओके, ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब एक बात हुई यहाँ पे कि मैंने ये क्या देखा कि जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वेरी गुड गर्ल्स। तो जो बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड था जो मैंने अप्लाई किया वो ई नॉट ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे नाम दूंगी ई नॉट मीन्स अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी कुछ जो टर्म्स होंगी ना इनको जनरली ये फिक्स रखेंगे, डिफॉल्ट रखेंगे हम सबके लिए। ठीक है, अब जो इनसाइड है हमारे पास वो क्या हुआ हमारे पास, वो देखते हैं। अब इनसाइड वाले के लिए क्या हो गया? डायरेक्शन चेंज हो गई ना। अब देखो जरा, डायरेक्शन चेंज हुई Opposite पॉजिटिव टू, तो इसका नाम मैं दूंगी ईपी। ईपी का मतलब होगा, ईपी का मतलब होगा पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, अच्छा पोलर का मतलब पहले समझते हैं। पोलर का मतलब क्या होता है? पोल्स होना, चार्जेस दिखना, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना? दिख रहे हैं ना वो हमें चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ? पोलर होना। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसा हो गया? पोलराइज्ड, है ना? तो हमने उसका नाम क्या दे दिया? कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया? पोलराइज्ड। पर अब आप एक चीज देखो, पहले क्या था कि इनसाइड चार्जेस थे हमारे पास, राइट? दिख रहे होंगे सबको। अब इनसाइड चार्जेस नहीं थे कंडक्टर के, तो इसलिए मैं क्या लिख दूं? Q इज इक्वल टू 0 इनसाइड के लिए। यस मैम। है ना? इनसाइड के लिए मैंने क्या लिख दिया कि जो इनसाइड चार्ज होगा वो फॉर दिस कंडक्टर इज 0। ठीक है, अब अगर चार्ज 0 है तो एक बार मैं जरा फॉर्मूला लर्न करती हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता था? 1/4πε0 Q/r। अब इफ Q इज 0 तो देन E इज 0, 1/4 यस मैम। क्यों है ना? तो इसका मतलब इनसाइड के लिए E भी कितनी हो गई? 0। 0 हो गई। ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो, मैम Q/r। हाँ जी Q/r², यस। अच्छा, अगर तुम लोगों को याद हो तो एक लाइन बोली थी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक पॉइंट लिखवाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर गो इनसाइड द कंडक्टर। मैंने ये Yes. पॉइंट लिखवाया था कि वो इनसाइड से नहीं जाती है, वो हमेशा बाहर बाहर से जाती है, और उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनाई थी। जैसे ये मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था और मैंने ऐसे से बाहर बाहर से बनाया था, इनसाइड से नहीं जाने दिया। तो अब क्या तुम लोगों को पता चला कि क्यों वो इनसाइड से नहीं जाती है? Yes, क्योंकि ma'am. इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0। जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्यों होंगी? राइट, यस मैम। है ना? क्लियर हुई? तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया आज कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कितना हो गया? 0। तो अब देख लेते हैं कि जो टोटल टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। रिड्यूस मतलब कि कम होकर कितना आया? वो कितना आया? ई नॉट। ई नॉट ज्यादा बड़ा था ना, देखो आउटसाइड हमने फील्ड लगाया था, माइनस ई पी इज इक्वल टू ई। एक ये फॉर्मूला आपके पास बन गया। इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं इसको? Reduced value of electric. रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे इन टर्म्स में यहाँ पे ये बोलते हैं रिड्यूस्ड। ई नॉट का मतलब अप्लाइड, पी का मतलब पोलराइज्ड। ठीक है, और ई यहाँ पे हमारे पास आया कितना? 0। ठीक है, ई हमारे पास आया कितना? 0।
ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे आप लोगों के पास क्लियर है? तो अगर हमारे पास E0 है, ध्यान से सुनना आप, एक पॉइंट तो यहाँ पे ये हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, एक पॉइंट यहाँ पे देखना जरा, हमारे पास E इज इक्वल टू माइनस dV/dl होता है। अगर E0 है, E0 है तो dV/dl, तो इसका मतलब V क्या हो गया? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज Constant. डिफरेंशिएशन, इसका मतलब V क्या हो गया? Constant. तो इसका मतलब कि हमारे पास इस केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कैसा रहेगा? Constant. कांस्टेंट। मतलब आपको पॉइंट समझ आ रहे हैं? देखो कहाँ से कहाँ बात रिलेट हो रही है, यू नीड टू बी Yes. वेरी केयरफुल। ठीक है, और हमें ये तो पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थर्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी Surface. ठीक है, ये वाले पॉइंट्स तो आप लोगों को क्लियर है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियर है जो हमें ये बिहेवियर ऑफ कंडक्टर ने दिए। अब आज के बाद कभी भी ये बात मत भूलना कि हमारे पास इनसाइड कंडक्टर कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? 0. 0। वाई? क्योंकि इनसाइड चार्ज 0 होता है। चार्ज 0 कैसे होगा? क्योंकि हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ कि सारा का सारा जो चार्ज, फ्री चार्ज इनसाइड पे था, वो सारा कहाँ पे आ गया? सरफेस के ऊपर आ गया। ठीक है, तो अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, आंचल आपने आज लेट क्यों ज्वाइन किया? मैम मैंने पहले ही ज्वाइन किया था, फिर लीव हो गई, उसके बाद मैम ने मेरे को एंटर ही नहीं मतलब किया, कब से मैंने Okay. उनको मैसेज किया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखना, हम दोबारा से एक बार डिस्कस कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब हम आप लोगों को पता है कि जो कंडक्टर होता है उसके पास क्या होते हैं? फ्री चार्जेस होते हैं। अगर कंडक्टर के पास फ्री चार्जेस है तो सारा का सारा चार्ज सिमेट्रिकली पूरे सरफेस, पूरे इनसाइड पे फैला होगा। अगर हम बाहर से अप्लाई कर दे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब है एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहाँ से कहाँ जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ई नॉट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है हमारे पास। तो क्या होगा अगर बीच में कंडक्टर रखा है, क्योंकि मैंने बाहर चार्जेस अप्लाई कर दिया है, बाहर प्लेट्स अप्लाई किए, तो इनसाइड के जो चार्ज होंगे वो सारे के सारे सरफेस पे निकल के आ जाएंगे। तो पॉजिटिव विल गेट अट्रैक्टिव टुवर्ड्स नेगेटिव एंड नेगेटिव विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो इसका मतलब कि हमारे पास यहाँ पे क्या होगी? पोलराइजेशन होगी। पोलराइजेशन का मतलब चार्ज सेपरेट हो गए, अलग अलग पोल्स बन गई, एक पॉजिटिव बन गया एक नेगेटिव बन गया, तो EP होगा हमारे पास। तो उसके बाद जो फाइनल रिड्यूस्ड वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या होगी? टोटल में से जितना आपका बना है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके बाद जो बचेगा वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ जाएगा। क्या ये क्लियर है? फिर उसके बाद हमारे पास क्या पॉइंट बोला जाता है कि इनसाइड देयर विल बी नो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सारी की सारी जो फील्ड लाइंस होंगी वो बाहर बाहर से ही जाएंगी कंडक्टर के लिए। सिर्फ किसके लिए? कंडक्टर के लिए। याद रखना कंडक्टर को, देखो ऐसे तो कंडक्टर के अंदर चार्ज है, ऐसे तो कंडक्टर के पास मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सिर्फ तब होगा जब कंडक्टर को किसके अंदर रखा जाएगा? Electric field. वेरी गुड। और जब भी हमारे पास ये रूल आएगा तो हम क्या बोलेंगे कि इफ E इज 0, ठीक है, देन V इज कांस्टेंट फॉर दैट केस। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। हुआ क्या अब आगे? ऐसे चलते चलते ना हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले हमने कंडक्टर्स की स्टडी की कि हमारे पास इस तरह से हो रहा है। अब कंडक्टर्स ने तो हमारे पास ये कर दिया, आप लोगों को इतना पता होगा कि ऐसे बोला जाता है ना कि अगर, याद रखना जरा, जब थंडरिंग के दिन होते हैं, ठीक है, लाइटनिंग एंड थंडरिंग हो रही हो, ठीक है, तो जब लाइटनिंग हो रही होती है, तो जब अगर आप ट्री के नीचे खड़े हो, ठीक है, इफ अ मैन इज स्टैंडिंग इन अंडर द ट्री, तो उसके ऊपर तो पक्का से लाइटनिंग गिरेगी गिरेगी। पर अगर वही इंसान घर में बैठा है, कार में बैठा है, तो वो सेफ है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैम ग्लास लगे होते हैं घर में भी। क्या हो रहा होता है? बोलो, क्या बोला आपने? मैम कार्स में ग्लास वगैरह लगे होते हैं, इलेक्ट्रिक अब्जॉर्बर। नो, नहीं। कोई और? एनीवन? अच्छा ऐसे करती हूँ, मैं आपको हिंट देती हूँ कि जो आपने अभी रीड किया ना, सेम वैसी चीज है।
मैम अगर बाहर होगा कोई ह्यूमन बीइंग तो उसके आसपास बहुत सारे चार्जेस होंगे तो फिर ज्यादा चांसेस होंगे। वहाँ चार्ज 0 होगा कार और हाउस में। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी बाहर। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। मतलब आप लोगों की ना बात रिलेट नहीं कर पा रहे हो आप फर्स्ट वाले से। जो अभी मैं समझा के हटी हूँ मतलब वही वाली चीज है। ऐसे करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स की एक टर्म आती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है। बेसिकली आजकल जितने भी न्यू हाउसेस बन रहे हैं स्पेशली उसमें क्या सब में ही होता था, पर पहले पुराने टाइम में इतना ज्यादा नहीं उन चीजों पे दिया जाता है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग पे ध्यान दिया जाता है। आपने देखा होगा कि सबके घर में अर्थिंग हो रखी होती है। यस यस मैम। समझते हो ना अर्थिंग करने का मतलब क्या, जिसको हम अगर मैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग बोलूँ तो स्पेल ऐसे होता है अर्थिंग। अर्थ के अब आगे आईएनजी लगा देते हैं, राइट। अर्थिंग का मतलब क्या होता है कि जितना भी अगर आपके घर में एक्स्ट्रा वोल्टेज आएगी, एक्स्ट्रा करंट आएगा, वो सारा का सारा कहाँ पे चला जाएगा, धरती में चला जाएगा। तो धरती में जाने का मतलब क्या होता है, अर्थिंग बोलते हैं। जितनों के भी घर बनते हैं, जितना भी कुछ आजकल होता है, कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले क्या होता है, एक बहुत बड़ी आयरन प्लेट नीचे डाली जाती है, ठीक है। और फिर उसके साथ कौन अटैच की जाती है, एक ब्लैक वायर आपकी। तो जो ब्लैक वायर होती है वो अर्थ वायर कंसीडर होती है। आप लोग शायद अगर 10th क्लास में आप लोगों ने वो होम का सर्किट भर रीड किया होगा, हाउस सर्किट होता है ना एक आप लोगों के पास, यस उसमें लाइफ वायर, अर्थ वायर ऐसे कुछ था ना। यस मैम, मैम, अर्थ वायर तो ग्रीन होती है। ठीक है, नहीं अर्थ वायर ग्रीन होती है, बट जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, मतलब वहां पे आपको ग्रीन शो की गई है। बट जो रियल लाइफ में अर्थ वायर डलती है ना, मतलब जिससे अर्थिंग होती है, मतलब जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, वो बहुत मोटी ब्लैक होती है, ब्लैक कलर की वायर। वर्ल्ड फिर उसके बाद जो घर में दूसरी यूज होती है ब्लैक, वो थिन जो होती है वो नेगेटिव होता है। जो मतलब रेड वगैरह यूज होती है वो पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे यूज होता है। आप देखना कभी जो भी ऐसे घर घुर बनते होते हैं ना, तो उसमें ये चीज यूज होती है, ठीक है ना, क्लियर। वो एक्चुअली ये होता है कि जितने भी छोटे सर्किट्स या कुछ भी होते हैं तो उनके लिए जो ग्रीन है वो वहां पे यूज होती है। जैसे अभी मेरे को कोई सर्किट बनाना है तो मुझे उसको प्रोटेक्ट करना है तो मैं ग्रीन यूज करूँ, पर अगर मुझे बड़े सिस्टम पे बनाना है, मतलब लार्ज अमाउंट पे बनाना है, तो ब्लैक मोटी वाली वायर होती है। आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि अगर रोड्स बन रही है कुछ भी हो रहा होता है तो सबसे पहले एक ब्लैक मोटी वाली वायर बड़े बड़े रोलर्स में स्प्रेड होके आती है, तो उसको स्प्रेड करते हैं पूरे रोड पे। आई यस होप, मैम, यस ठीक है। मैम। तो अब तो ऑरेंज कलर की वायर्स भी आप लोगों ने देखी है, जिसको इस बार हम रीड भी करेंगे, हम पढ़ेंगे भी कि हम ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना कि कैसे घर में इंटरनेट या वाईफाई आता है, तो वो कौन सी वायर से आता है। आजकल आपने देखा होगा ऑरेंज कलर की वायर्स रिलायंस वालों ने डाली हुई है, मतलब जियो वालों ने, तो वो जियो की वायर्स में से आपको वाईफाई या सारे कनेक्शन आ रहे हैं, करेक्ट। तो वो उसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर, वो फाइबर गिरा रहे हैं मतलब हर जगह, ठीक है। तो इस बार हम धीरे धीरे ये सारी चीजें स्टडी करेंगे कि कैसे हमारे पास सारी चीजें आती है। अब बात आई दोबारा से वही कि हम लोग थंडरिंग वगैरह की बात कर रहे थे कि कैसे होती है, कि अगर तो कोई इंसान अंडर द ट्री हो, ठीक है। अब अगर कोई अंडर द ट्री खड़ा है हमारे पास, ठीक है, तो उसके ऊपर तो लाइटनिंग पड़ेगी, ठीक है। पर अगर वही इंसान किसी कार में हो हमारे पास, तो ठीक है, वो इंसान क्या है, सेफ है हमारे पास। तो ऐसा क्यों, ऐसा रीजन इसलिए क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना हो जाएगा, जीरो। जीरो। कब कब होगा, कब कब होगा, जब जब उसके अराउंड क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका मतलब कि हम क्या बोलते हैं कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, तो मतलब कि ये जो लाइटनिंग आ रही है ये एक बहुत हाई ई की वैल्यू है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की, नीचे वो अर्थ पे खड़ा है, मतलब नीचे अर्थिंग हो रखी है। तो क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, वो जो पूरी बॉडी होती है, जो हमारे पास जो भी बॉडी बनी होती है, मतलब मटेरियल की, कंडक्टिंग मटेरियल होता है हमारे पास, कार किसी मेटल की बनी होती है ना, तो जो भी वो मेटल होता है वो सारा अपने इनसाइड तो लेके जाता है, पर साथ ही वो कनेक्शन ब्रेक कर देता है अर्थ के साथ। वो ब्रेक कैसे करता है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किए होते हैं, रबर रबर टायर्स, टायर। वो क्या होते हैं, एक हमारे पास इंसुलेटर,
तो वो कंप्लीटली हमारे पास सेटअप अरेंज नहीं होने देता। बट वेयर एज इन केस ऑफ यहाँ पे, तो जैसे ही यहाँ पे हमारे पास लाइटनिंग हुई, मतलब जितने भी ट्रीज या जितने भी होंगे, तो ये सरफेस के ऊपर तो इनके होते हैं, और ये डायरेक्टली किसके साथ अटैच है, ग्राउंड के साथ अटैच है, तो ये एक तरह की शील्ड नहीं प्रोवाइड कर पाते। तो हम क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इट इज द फिनोमिनन of protecting a certain region of space। मतलब अगर आपने वहां पे कार खड़ी कर दी या कुछ हो गया, ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कैसे वो प्रोटेक्ट करती है, जैसे ही वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने लगा तो उसने क्या किया, उसका पूरा सर्किट ही ब्रेक कर दिया। गॉट इट? तो जिसके कारण चार्ज गिरा, तो ऐसे नहीं है कि थंडरिंग या लाइटनिंग हमारे घर के ऊपर नहीं होती है, होती है, बट की रीजन बीइंग कि क्या होता है कि शील्ड हो जाता है पूरा, मतलब एक तरह से वो कनेक्शन को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है। समझ आई बात? इज इट क्लियर? ठीक है। तो बोलते हैं कि जो हमारे पास मैन है, अगर वो कार के अंदर, मतलब मैन सिटिंग इन अ कार, तो ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म वो प्रोटेक्ट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है। तो जो मटेरियल होगा, हाँ जी। मैम फिर कार ब्लास्ट भी तो हो सकती है। अरे क्या बात कर रहा है, कार ब्लास्ट कैसे होगी? मैम पेट्रोल भी तो होगा, फिर वो रिएक्ट नहीं कर जाएगा बिजली के अरे साथ? मैंने कहाँ बोला कि पेट्रोल के अंदर हम चार्ज लेके जा रहे हैं। पेट्रोल के अंदर जाने में भी तो उन्होंने एक पहले ऑलरेडी एक लेयर बनाई हुई है कि पेट्रोल ऐसी हवा में पड़ा हुआ है। अगर आपने हवा में पेट्रोल रखा है तो क्या उसके अंदर ऊपर लेयर नहीं है, डायरेक्टली गिर रही है क्या पेट्रोल के ऊपर? वो एक केज का काम कर रही है ना, जो हमारे पास कार का मटेरियल है, जो एलॉय जो कार का हमने बनाया हुआ है, जिससे वो बॉडी बनी हुई है, वो एक केज का काम कर रही है। जो वो मटेरियल है वो प्रोटेक्टिव केज का काम कर रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि कोई भी चार्ज इनसाइड नहीं जा पाता। नो चार्ज विल गो इनसाइड। गॉट इट? अगर चार्ज ही नहीं कोई अंदर जाएगा तो मतलब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इसका मतलब जो भी इंसान अंदर होगा वो क्या होगा, सेफ होगा। गॉट इट? ठीक है। ऐसे तो आप बोलोगे पेट्रोल, इंजन ऑयल, ऐसे तो और 3600 चीजें, आप मोबाइल यूज कर रहे हो कार में बैठ के ड्यूरिंग लाइटनिंग, है ना, तो ये सारी चीजें अवॉइड, क्योंकि जो वो बॉडी है वो एक केज का काम कर रही है, प्रोटेक्टिव। समझ आई आप लोगों को बात? हमेशा यस जब भी मैम। लाइटनिंग होती है, और इतना याद रखना, ऐसे नहीं कि वो साइड्स पे होती है, ठीक है ना, हमें लगता है कि वो कहीं साइड पे आ रही है, पर हमेशा जो लाइटनिंग होती है वो हमेशा टॉप सरफेस पे होती है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। समझ आई? क्लियर? तो यस ये नहीं कि पेट्रोल वाला वहां पे है तो उसके ऊपर ही सीधे, ठीक है ना, मन पेट्रोल वाला है तो उसके ऊपर ही आके सीधी लाइटनिंग हो गई। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का पॉइंट को कंसीडर करते हुए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे पास है पॉइंट कैपेसिटर्स, जिसको हम बोलते हैं, अब आएगा मेन पॉइंट स्टार्ट हमारा, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर्स। अच्छा, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि होता क्या है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर किसी भी कंडक्टर का, कैपेसिटर ऑफ अ कंडक्टर is related to its ability to contain या to store charge, ठीक है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, इसका मतलब जो कैपेसिटर होगा आज से वो क्या होगा हमारे पास, मेन लाइन, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज, मतलब वो चार्ज को स्टोर करके रखेगा। मैंने आप लोगों को बोला था कि लास्ट टाइम जो हमारी पुरानी घर की ट्यूबलाइट्स होती थी, या मतलब आजकल भी होती है पर आजकल ज्यादा एलईडीज यूज करते हैं, तो उसके यहाँ पे एक स्टार्टर सा लगा होता था, है ना। वो कुछ इस तरह से होता था, सिलेंड्रिकल बॉडी, आप लोगों को पता होगा। Yes, ma'am. तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीज के अंदर कैपेसिटर होगा ना, वो चीज एकदम से नहीं स्टार्ट हो जाएगी। अगर आप लोगों को याद होगा तो जैसे ही आप रूम की ट्यूबलाइट भी ऑन करते हो, तो जैसे ही वो ट्यूबलाइट ऑन की तो इट टेक्स एटलीस्ट 10 सेकेंड्स टू स्टार्ट। गेट इट? बात समझ आई?
Yes, ma'am. और अगर आप नोटिस करो कि वो जो ट्यूबलाइट है, ठीक है, हम लोगों को ऐसे लगता है कि वो एकदम से ऑफ होगी, पर वो जब वो ऑफ भी होती है तो वो बहुत स्लोली ऑफ होती है, मतलब वो उसमें भी 5-6 सेकेंड्स लेती है, मतलब स्लोली डिम होती है। तो ऐसा रीजन क्यों हुआ वो बताते हैं, क्योंकि जो हमने कैपेसिटर या ये स्टार्टर लगाया है ना उसके अंदर, वो उसकी में क्या एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। तो वो पहले क्या करती है, जैसे ही स्विच ऑन होता है, जैसे ही उसके पास करंट आता है, वो थोड़ा सा चार्ज को स्टोर करती है, फिर इट हेल्प्स कि वो कॉन्टिन्यूसली ऑन होती रहे, क्योंकि हमारा पूरा सर्किट हमने ऑन किया हुआ है, स्विच ऑन, तो कॉन्टिन्यूसली करंट आता रहेगा। तो उसने अपने अंदर चार्ज उतना स्टोर कर लिया कि बाई एनी चांस, इन एनी केस, कि अगर एकदम से स्विच ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है या शॉर्ट सर्किटिंग कुछ भी हो जाता है, तो 1 सेकेंड के लिए तो मैं लेट ऑफ होंगी, मतलब कि एक्चुअल टाइमिंग से 1-2 सेकेंड्स में लेट ऑफ होंगी, बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू Store. स्टोर चार्ज। और कोई भी चीज जो है, जो करंट भी आ रहा है, वो किसके ऊपर आ रहा है, चार्जेस के कारण ही तो आ रहा है हमारे पास, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो बोलते हैं हम चार्जेस। तो इसका मतलब कि ये रीजन था कि ये क्या करके रखता है, हमारे पास चार्ज को स्टोर करके रखता है। तो जो हमारा रेगुलेटर है ना, मैं एक्चुअल प्रोसेस तो नहीं आपको बताऊंगी, क्योंकि जो रेगुलेटर के पीछे है 2-3 चीजें और इन्वॉल्व है, बट अगर आप नोटिस करो तो अगर फैन पे आप देखो तो फैन एकदम से 1 की स्पीड पे नहीं आता है। 4 से अगर मैं 1 पे डाउन करूंगी तो वो स्लोली 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 1 पे आता है, या 1 से स्लोली स्लोली वो 4 नंबर पे जाता है ना। ऐसे होता है ना, रेगुलेट करते हो जब आप उसकी स्पीड को। तो दैट मीन्स जो चीज ऐसे जा रही है, इसका मतलब कि उसके अंदर पहले चार्ज स्टोर हो रखा है। तो वो जो चार्ज स्टोरेज है ना, वो ऐसे होती है कि 4 नंबर के लिए वो ज्यादा चार्ज स्टोर करता है, तो वो पहले स्टोर करता है, देन इट विल गो टू द 4 नंबर। अगर 4 से वो एक्चुअली में 1 पे डाउन आता है, तो वो चार्ज को क्या करता है, उस अमाउंट पे कितना चार्ज हमारे पास स्टोर करके रखना है, वो भी वहां पे हमारे पास काम करता है। तो इसका मतलब कि एक तरह से ये चीज हो गई। आप लोगों को पता होगा कि अब ना धीरे धीरे मैं सर्किट्स की बात कर रही हूँ, तो धीरे धीरे ना हम डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स पढ़ेंगे। जैसे आप लोग 10th क्लास में बचपन में पढ़ आए हो, मतलब कि रेजिस्टेंसेस आप लोगों ने पढ़ ली है, क्लियर है ऑलमोस्ट आपको। यहाँ पे मैं फिर से करवाऊंगी रेजिस्टेंसेस, बट ऑलमोस्ट दे आर क्लियर टू यू, ठीक है। तो यहाँ पे आज एक और नया मतलब रेजिस्टेंस जैसी चीज आई जो सर्किट के अंदर लगती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर्स। तो कैपेसिटर्स का काम क्या है, स्टोर करना। अच्छा, और घर में एक ही स्टोर हाउस होता है, एक ही स्टोर रूम होता है ना, 10-12 स्टोर रूम तो नहीं बनाए। 10-12 स्टोर रूम बनाएंगे तो उसके अंदर रहेंगे कहाँ पे। तो ऐसे ही हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर होता है कि हम एक ही स्टोर हाउस बनाते हैं, ठीक है, एक ही रेजिस्टेंस लेंगे, और धीरे धीरे देखते हैं कि हम और कौन कौन सी चीजें लेते हैं। आयु करेंगे, समझ आ रही है थोड़ी बात। तो Yes, इसका ma'am. मतलब कि आज के Yes, बाद ma'am. हमारे पास, वेरी गुड, आज के बाद हमारे पास इलेक्ट्रिकल कैपेसिटर क्या होगा, वो वाली चीज, वो वाली बॉडी, वो वाला कंडक्टर जो क्या करेगा, चार्ज को, Store मटेरियल करेगा. स्टोर करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास क्या बोलते हैं कि अगर व्हेन अ कंडक्टर इज गिवन सम चार्ज। अच्छा, ध्यान से सुनना। अब देखो, आज तक मुझे कौन कौन सी चीजों का पता है, एक मुझे चार्ज का पता है, एक मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अगर मैं किसी कंडक्टर को चार्ज देती हूँ, ठीक है, मतलब चार्ज दे रही हूँ या धीरे धीरे चार्ज बढ़ा रही हूँ, देन इट्स, कौन बताएगा मुझे, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। हाँ जी, एनीवन, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल V, उसको क्या इफेक्ट पड़ेगा, It will बोल दो। increase. मैम डिक्रीज हो जाए। डिक्रीज हो जाएगा, सोच लो अभी भी, ये डिक्रीज वाला कौन है। Increase होगा. ये तो कांस्टेंट, इसकी कोई अभी बात नहीं की है, तो इसका मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। इंक्रीज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल इंक्रीज। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं चार्ज बढ़ा रही हूँ, वैसे वैसे मेरा पोटेंशियल भी रेज हो रहा है ना। उस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो भी रेज हो रहा है, इसका मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इफ दिस इज इंक्रीजिंग देन दिस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। अब प्रोपोर्शनलिटी है तो इसको तो रिमूव करना पड़ेगा, इसकी जगह पे मैं C ले आती हूँ, वेयर C इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे इसको, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर।
क्या कहलाएंगे? तो आज से C का फॉर्मूला क्या बन गया? Q/B। लो, ये दो फॉर्मूलाज तैयार हो गए आपके पास। C क्या है? कांस्टेंट है, और हम इसको क्या बोलेंगे कि ये क्या है? कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? पहले हमने डेफिनेशन की, फिर उसका फॉर्मूला बनाया। यस, पूछिए अमन, पूछिए। मैम क्लियर है। क्लियर है, वेरी गुड। ओके, तो Q इज इक्वल टू CV। अब सोते उठते खाते पीते ये रूल हमेशा याद रखना, Q इज इक्वल टू CV। ठीक है, फिर वहां से C की वैल्यू जब भी निकालनी होगी इक्वेशन से फटाफट से निकाल लेना, Q/V। ठीक है, तो कैपेसिटेंस को डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। अब Q इज इक्वल टू CV है ना हमारे पास, तो हम क्या बोलेंगे? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द पोटेंशियल। ठीक है, अब यूनिट्स देखते हैं इसके। यूनिट्स, C इज इक्वल टू Q/V था, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है? मैं भूल गई। कूलम। वेरी नाइस, 1 कूलम। और इसका वोल्ट। वेरी नाइस। अच्छा, तुम लोगों को याद है? अच्छा, तो ये क्या बना? कूलम पर वोल्ट, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1। अच्छा, 1 कूलम पर वोल्ट हो गया, तो 1 फैरेड। ठीक है, वो सुना था फैरेडे लॉज? यस मैम। ठीक है, कैपिटल F, बिकॉज ये साइंटिस्ट के नाम से है। जितने भी साइंटिस्ट के नाम से होते हैं उनको कैपिटल पे बोलते हैं। कूलम, वोल्ट, फैरेड, ये सब साइंटिस्ट के नाम से है, तो फर्स्ट लेटर इनका कैपिटल होगा। कैपिटल F से डिनोट करेंगे। तो आज से हमारे पास कैपेसिटर की यूनिट्स किस में होंगे? फैरेड। फैरेड। तो अभी अगर आपके घर में कोई भी आसपास सर्किट लगा होगा ना, कोशिश करना, स्पेशली इफ यू सी कोई ट्यूबलाइट, अगर आपके पास एलईडी या कुछ एलईडी नहीं, कोई जनरल ट्यूबलाइट पड़ी हो तो उसके ऊपर चीजें लिखी होंगी, स्टार्टर पड़ा होगा तो उसके ऊपर जरूर उसको देखना पढ़कर। तो उसमें ना कुछ ऐसी रीडिंग्स होंगी, माइक्रोफेरेड्स, ठीक है, मिली फेरेड्स, ये रीडिंग्स होंगी। फैन के जो अगर आपके ऊपर पार्ट्स होंगे तो उसके ऊपर, या नेक्स्ट टाइम से कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस देखोगे, एसी, राइट, तो ये जितनी भी ऐसी चीजें होती हैं अप्लायंसेस, उनके अगर बॉक्सेस आसपास है तो उनको जरूर रीड करना, तो आपको वहां पे कैपेसिटेंस मिलेगी। ठीक है, तो किस में होगी? वो फैरेड में होगी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 फैरेड इज डिफाइंड एज, बोल दो, एज द कैपेसिटेंस। ये वो कैपेसिटेंस है ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर की वो कैपेसिटी है। नाम से देखो, कैपेसिटर का मतलब क्या है? कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब कौन कितनी चीज ले सकता है। एक ग्लास में कितना पानी आ सकता है, मतलब पानी स्टोर करना ग्लास में। तो एबिलिटी टू, अब हम सारा इलेक्ट्रोस्टैट्स की बात कर रहे हैं, तो एबिलिटी टू स्टोर चार्जेस, तो हम वहां पे चार्जेस की बात करेंगे। इजी। ठीक है, टू स्टोर कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज इज गिवन टू इट। पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। नो नो नो, टू गिवन टू इट, किसको? कैपेसिटर को। क्या करने के लिए? टू रेज इट्स पोटेंशियल बाय, इसको 1 दिया वोल्ट। जाता है, हाँ, तो उसका पोटेंशियल जो है उसको 1 वोल्ट पे रेज कर दो। तो फटाफट से इसकी डायमेंशन फॉर्मूला निकालोगे? एनीवन? डायमेंशन फॉर्मूला। चलिए चलिए, V का तो मैंने बहुत बार बता दिया है भाई, हर बार नहीं मैं बताऊंगी। वर्क अपॉन चार्ज, तो अब ये आज क्या हो गया? Q² बाय वर्क, एट का स्क्वायर। अगर आप लोगों को याद हो तो चार्ज का क्या होता है? एट का स्क्वायर। और वर्क का याद रख लो यार, mL2T-2, तो इट विल बिकम M-1 L-2 T4, ठीक है, एंड A2। 4। ठीक है, क्लियर है? वर्क का अगर किसी को नहीं आता है तो उनके लिए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का M1L1T-2 इंटू डिस्प्लेसमेंट L1, तो क्या बन गया? M1L2T-2। चले फिर फर्स्ट डेरिवेशन पे। अच्छा, मैं आपको ना अब आज से एक हिंट देती हूँ, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही हिंट जैसा हमने वहां पे यूज किया था। क्या आ गया सबका डायमेंशन फॉर्मूला? यस मैम।
ठीक है, अब एक पर्पस होगा एक्चुअली कैपेसिटर की, हम डेरिवेशंस करेंगे, बहुत सारी डेरिवेशंस है, मतलब 4-5 तो है ही है हमारे पास कैपेसिटर की डेरिवेशंस। तो अब जितनी भी उसकी डेरिवेशंस होंगी, जैसे गॉस थ्योरम में हमने हिंट किया था ना कि वन इक्वेशन फ्रॉम द फिगर, वन फ्रॉम द गॉसेस लॉ एंड कंपेयर। अब ऐसा ही हिंट मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर आप कैपेसिटर को कंसीडर करोगे, ठीक है, तो उसका हिंट कुछ इस तरह से है कि हमारे पास, अब आपने कैपेसिटर के फॉर्मूले में क्या आता है, Q बाय V, C इज इक्वल टू Q बाय V। आप लोगों का पर्पस ही क्या होगा, हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, क्या, टू फाइंड V। हमने सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, पोटेंशियल, ठीक है। हमने पूरी डेरिवेशन में हमारा पर्पस क्या रहेगा, हमने पोटेंशियल ढूंढना है। जैसे ही पोटेंशियल हमें मिल जाता है, वैसे ही हम क्या कर देंगे, V नो C इज इक्वल टू Q बाय, ठीक है ना, इज इट क्लियर? तो वहां से हमारे पास कैपेसिटी आ जाएगी। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट डेरिवेशन पे। क्या पर्पस होगा हमारा, To find ठीक है, टू फाइंड द पोटेंशियल ओनली। वेरी गुड। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर मतलब दुनिया से दूर ले जाके एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर, कंडक्टर कहने का मतलब है कि इट हैज चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब कि उसके पास एक चार्ज होगा, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज लेते हैं। तो मैंने कंसीडर कर लिया एक कंडक्टर, राइट, इट हैज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्लस Q ऑल ओवर, ठीक है, ऑन द सरफेस, और ऑब्वियसली इन द सेंटर हमारे पास हर जगह से चार्ज उसका फैला हुआ है, सेंटर O है, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R है। अगर आप देखो तो अगर प्लस Q चार्ज की वजह से हमारे पास जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज विल बी, यस एनीवन, प्लस Q चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल है 4 pi epsilon Q by स्मॉल Q बाय R, सिंपल। जो पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला करके आए हैं हम लोगों ने वही करना है ना। तो इसका मतलब कि अब कैपेसिटेंस वी नो C इज इक्वल टू Q बाय V, तो C इज इक्वल टू Q बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R, Q से Q कैंसिल, और जो ये यहाँ पे है तो ये कितना आ गया, इसका मतलब एक पॉइंट हुआ यहाँ पे, क्या एनीवन, ये सबको समझ आया? yes Yes, ma'am. वेरी गुड। अब ये समझ आ गया, बाकी के आंसर्स आप लोगों ने देने हैं, ध्यान से देखना। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, क्योंकि ये तो कांस्टेंट ही है। अब Yes. आज से एक स्पेशल केस मिल गया हमारे पास, क्या, कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। इफ C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज करूंगी तो कैपेसिटेंस क्या होगी, increase इंक्रीज या डिक्रीज होगी। ठीक है। तो इसका मतलब कि हमारे पास आज से जब भी, ध्यान से सुनना, आज से जब भी स्फेरिकल कंडक्टर आएगा, क्या, जब भी स्फेरिकल कंडक्टर आएगा, ठीक है, उसके लिए जो कैपेसिटेंस होगी वो कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, सेकंड पॉइंट एक और ले लेते हैं कि जो कैपेसिटेंस है इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, डज नॉट डिपेंड अपॉन द, मतलब C जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है। मतलब किससे बना है उस पे ये इतना फोकस नहीं करती, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल इन विच इट इज लोकेटेड, ठीक है। इन विच इट इज लोकेटेड का मतलब क्या हुआ मेरे पास, ध्यान से सुनना। अब ऐसे हुआ ना कि वही कैपेसिटर अगर मैं रेगुलेटर, फैन के रेगुलेटर में यूज करती हूँ तो वो कुछ और डिफरेंट इफेक्ट करेगी, और वही रेगुलेटर अगर मैं
ट्यूबलाइट के साथ मतलब रिलेट कर दूं तो वो कुछ और रिलेट करेगी, मतलब इफेक्ट करेगी। तो इसका मतलब कि वो किससे बनी है वो उस पे वो इतना नहीं डिपेंड करती, वो किस मटेरियल के ऊपर रखी जाती है, किस में यूज किया जाता है, वो उस पे इफेक्ट करता है। गॉट इट? इज इट क्लियर? तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ सबसे पहले तो। अच्छा पहले ये बताओ, व्हाट इज द रेडियस ऑफ अर्थ? भाई 11th क्लास। 9.8 समथिंग। जिसको अप्रोक्सीमेटली 6 इंटू 10⁻6 मीटर भी बोल देते हैं, वैसे हम 6.4 ही लेते हैं। हाँ जी, 64,000 किलोमीटर यही बोलते हैं ना हम लोग, यही यूज करते हैं ना 64,000 किलोमीटर। तो आप लोगों को रेडियस ऑफ अर्थ भूल गया जिसपे रहते हो? हाँ सच में, फिर तो धरती पे बोझ हो। अब देखो, अब मुझे एक क्वेश्चन करके बताओ, व्हाट विल बी दी, आप लोगों ने बताना है, मैं इसमें हिंट नहीं दूंगी। व्हाट विल बी दी कैपेसिटी ऑफ अर्थ? चाहे आप कैलकुलेटर यूज करो पर मुझे आंसर दो। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ अर्थ, ये वाली वैल्यू यूज करनी है। व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ अर्थ? अर्थ इज स्फेरिकल, मैम तो स्फेरिकल के लिए ये फॉर्मूला है। मैम 54 नो मैम नो 57.6 into 10⁻15। 57 57 पॉइंट। सब कितने स्मार्ट है। अच्छा तो मेरे को एक बात बताना, अभी मैं यहाँ पे लिखूंगी, आप लोग मुझे बताना कि वैल्यूज कितनी कितनी सब्स्टिट्यूट की कैपेसिटी मैम फाइंड आउट करनी। इसकी वैल्यू कितनी है? मैम उसकी 1/9 into 10⁻⁹ वेरी नाइस, यही बस चीज देखनी थी मुझे। देखो 4πε0 की वैल्यू मतलब 1/4πε0 की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। अगर मेरे पास आज क्या आ गया 4πε0 की वैल्यू, तो इनको ऑपोजिट कर दो, वो उधर चला गया वो उधर आ गया, ठीक है ना। कई बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं। तो 9 इंटू और मल्टीप्लाई बाय 6.4 इंटू 10⁻6, तो इसका मतलब C इज इक्वल टू 6.4 64/90 इंटू 10⁻⁻3। अब 64/90 की आप कितना बोल रहे हो? 54 पॉइंट कुछ। आप खुद सोचो कि ये तो स्मॉल वैल्यू नहीं आएगी कोई। तो जो पूरी कैपेसिटेंस है उसको सॉल्व करके मैं आज से आपको बता देती हूँ, 711 माइक्रोफेरेड। ये आता है 0.711, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, 711 माइक्रोफेरेड। मतलब 0 पॉइंट तो ऑलरेडी था और 3 जीरोस हो गई, तो इसका मतलब कि 10⁻⁻6 हो गई। इज इट क्लियर? किसी को नहीं पता लगा तो है ना, उस कैलकुलेशन को फिर भी मैं क्लियर कर देती हूँ। कुछ 64/90 इज इक्वल इंटू 10⁻⁻3 था, तो ये कम्स आउट टू बी 0.711 इंटू 10⁻⁻3। तो ये बन गया 711 इंटू 10⁻⁻3 इसका -6 माइक्रो, ठीक है। और आप यूजुअली देखना कि जितने भी हमारे कैपेसिटर्स घर पे यूज हो रहे हैं, कहीं पे भी यूज हो रहे हैं, वो छोटे यूनिट्स में यूज हो रहे हैं। माइक्रो, मिली, मतलब 10⁻⁻3 मिली, 10⁻⁻6 माइक्रो, इन्हीं यूनिट्स में यूज हो रहे हैं। क्या मुझे कोई इसका आंसर दे सकते हैं? एनीवन? छोटे होते हैं। कैपेसिटर्स छोटे होते हैं, अच्छा गलत। वैलिड सा बात नहीं बनी। कैपेसिटर्स छोटे होते हैं का मतलब नहीं है ऐसे तो। अच्छा अगर कैपेसिटर्स छोटे होते हैं ना, तो अगर आप रियल लाइफ में रेजिस्टेंसेस को देखोगी, वो तो बहुत ही छोटी होती है, पर वो इतना खतरनाक काम कर देती है कि सारा करंट रोक लेती है, रेजिस्ट कर देती है ना। तो ऐसे नहीं होता। रीजन सुनना भी, यहाँ पे आप खुद लॉजिकली मैथमेटिकली प्रूव करोगी व्हाई वी कैन नॉट मेक कैपेसिटर ऑफ, हम ऐसा कैपेसिटर क्यों नहीं बनाते जिसकी कैपेसिटेंस का मतलब कैपेसिटी, सी का मतलब कैपेसिटेंस ही होता है, ठीक है। कैपेसिटर डिवाइस हो गया
और C जो है वो क्या होगी उसकी कैपेसिटेंस, ठीक है। तो कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड हम क्यों नहीं बनाते, बताओ। चलो इसको प्रूव करो। प्रूफ कैसे करना है? C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ना, आपको रेडियस नहीं पता, आपको इसकी वैल्यू पता है और C की वैल्यू पता है, सब्स्टिट्यूट करो। इसकी 1 फैरेड है, इसकी 1/9 इंटू 10⁹ है इंटू R। तो रेडियस कितना हो गया आपके पास? 9 इंटू 10⁹। अभी भी आंसर बता सकता है कोई? कैन एनीबॉडी रिलेट? बिकॉज इतना बड़ा कैपेसिटर जो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना ज्यादा हमें चार्ज नहीं स्टोर करना पड़ता। नहीं, अभी भी रिलेट नहीं किया। रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है। वेरी गुड। आप खुद सोचो ना, रिलेट ईशा, आप बोल रहे हो इतना बड़ा, पर आप बोलो ना कि रेडियस ऑफ धरती से बाहर ही निकल गया वो कैपेसिटर, है ना, उसका रेडियस ही देखो कितना ज्यादा आ गया, 9 इंटू 10⁹ मीटर का बन गया। और अर्थ का रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। तो हम क्या बोलेंगे? सिंस इट्स रेडियस इज वेरी लार्ज, ठीक है, देन द रेडियस ऑफ अर्थ, हेंस इट इज नॉट possible. We cannot use the capacitor having capacitance 1 farad. ठीक है, अब वो कितना लार्ज है, क्या है वो, कभी एमसीक्यू में अगर आ सकता है तो आपने निकालना है, जो अभी ये स्मॉल आर है डिवाइडेड बाय आर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो ये 9 इंटू 10⁹ बाय 6 इंटू 10⁶ कर लेते हैं क्योंकि अप्रोक्सीमेशन ही लेनी है हमने, ठीक है। तो 9/6, ठीक है, इंटू 10⁵, तो ये 3, ये 2, ठीक है। 3/2 कितना हो गया? 1.5 1.5 इंटू 10⁵, तो इट विल बिकम 1500. So R is equals to 15 times greater than the radius of 15 times the radius of Earth. Got it? Is it clear? yes सबको क्लियर है? अब यहाँ पे हर चीज का लॉजिक है। आज हमने सिर्फ एक स्फेरिकल पे किया है, तो आज के बाद जितने भी स्फीयर्स, सर्कुलर और ये सारी चीजें आएंगी, उन सब में आप लोग क्या यूज करोगे? यही यूज करोगे हमारे पास लॉजिक। इजी, मतलब कैपेसिटर समझ आ रहे हैं? ठीक है, आप लोगों ने पहली बार ये टर्म की है, पर मैं ये बिल्कुल ऐसे बता देती हूँ आपको कि ये टर्म कैसी है, जैसे हमारे रेजिस्टेंसेस है। कैसी है? जैसे हमारे रेजिस्टेंसेस है। तो अब धीरे धीरे ना हम डिवाइसेस बना रहे हैं। अब फर्स्ट, मतलब अभी फर्स्ट चैप्टर में मैंने कैपेसिटर्स बना दिए, सेकंड चैप्टर में मैं दोबारा से, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर सारा चार्जेस के ऊपर है, तो जितने भी चार्ज से रिलेटेड डिवाइसेस है, वैल्यूज है, टर्म्स है, हम वो डिस्कस करेंगे। अब जैसे ही मैं सेकंड वाले चैप्टर पे चलूंगी, इसके बाद डायरेक्टली सेकंड चैप्टर यूनिट स्टार्ट होगा, सेकंड यूनिट, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें हम सारा कुछ करंट के बारे में करेंगे। जहां पे करंट आ गया वहां पे ओम्स लॉ आ गया। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है? V equals to IR. तो अगर आप लोगों को याद होगा तो वहां पे भी हमने V इज इक्वल टू IR करके R को डिफाइन किया था। और अगर आप यहाँ पे देखो तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV, ये भी तो एक तरह से वैसे ही किया ना हमने, अगर ये बढ़ रहा है तो ये बढ़ रहा है। वहां पे क्या बोलते थे? V इज इक्वल टू IR, मतलब कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो उनका भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता था, R बीइंग कांस्टेंट। तो आप नोटिस करना, जितने भी हमारे मेजर डिवाइसेस है, जितने भी हम लोग डिवाइसेस यूज करते हैं, उन सबको हम लोगों ने कैसे लिखा है? इसी फॉर्मेशन में हम लोग यूज करते हैं। गॉट इट? क्लियर हुआ सबको? यस मैम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास, आई गेस 6 मिनट्स में सॉल्व हो ही जाएगा वो, ठीक है। वैसे तो वो भी थ्योरी है, पर जो वो, मतलब जो नेक्स्ट पोर्शन में करवाने जा रही हूँ, वो सारा आपके पास क्या है, एक तरह की मतलब अंडरस्टैंडिंग है सबसे पहले तो, बाकी सब बाद में, पर अंडरस्टैंडिंग है। अब अंडरस्टैंडिंग इस तरह से है कि मैं उसमें बोलूंगी आपको कॉन्सेप्ट, आपको उसमें बताना है कि हमारे पास जो कैपेसिटर है उसका प्रिंसिपल क्या है। मतलब अब से जब मैं कैपेसिटर्स लिखूंगी तो आपने देखा होगा, मैंने कैपेसिटर्स तो बना दिए, कैपेसिटर का फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर दिया, डायमेंशन फॉर्मूला भी, यूनिट्स भी हो गए, और सी से करना भी शुरू कर दी। पर अगर आपको याद हो, रेजिस्टेंस को हम ऐसे बनाते थे, तो कैपेसिटर को कैसे बनाया जाए? कैपेसिटर को हमेशा ऐसे पैरेलल प्लेट से डिनोट करते हैं, 2 पैरेलल लाइंस,
ठीक है, वो क्यों यूज किया गया, कैसे यूज किया गया, उसका प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट और टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स अभी देखते हैं। ठीक है, चले। अब सबसे पहले मैं आपको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब कैपेसिटर का प्रिंसिपल है, इट्स ऑल मतलब लाइक थ्योरी है, ठीक है। आप ऐसे समझना, अब मैं कोशिश करती हूँ। देखो, सबसे पहले ना मेरे पास ए प्लेट थी, ठीक है। ए प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, मतलब पूरी पॉजिटिव चार्ज से घिरी हुई है पूरी प्लेट, ठीक है। अब ए जो प्लेट है वो पूरी पॉजिटिव चार्ज से घिरी हुई है। अब इसके पैरेलल में ना मैं क्या करती हूँ, आज मैंने ना इसके पैरेलल में एक बी प्लेट लिया है, ठीक है। ये बी प्लेट आ गई, और बी प्लेट मैं ऐसी लेके आई हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर मतलब कोई चार्ज नहीं है। दैट मीन्स इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ठीक है। इंसुलेटेड मेटल प्लेट लेके आई हूँ, ठीक है, ये न्यूट्रल है। अब अगर ये न्यूट्रल है और उसके बराबर में यहाँ पे एक चार्ज बैठा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा? एनीवन? चार्ज हो जाएगी बी प्लेट। मैम नेगेटिव चार्ज बी का। अभी भी किसी ने वो वर्ड नहीं यूज किया जो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में ना आपको एक वर्ड सुनाया था। मैम इंडक्शन होगा। वेरी गुड, हाँ, इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। वेरी नाइस, वेरी नाइस चंदन। तो कहने का मतलब क्या है? मैम पलक। चलो, पलक ने बता दिया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अब हमारे पास क्या है भाई, बाकी लोग क्यों नहीं करते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। हमेशा पलक को ही आंसर क्यों आता है? आप लोग सो रहे हो? तन्वी, निशु, आंचल, महक, ईशा, व्हाट आर यू डूइंग? एंड बॉयज, कुणाल, अमन, अनुभव पांडे जी, रोजदीप सिंह, क्या बाकी सब क्या कर रहे हैं? वही फोकस, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इंड्यूस करने का मतलब क्या है मेरे पास? इंड्यूस करने का क्या मतलब है? इंड्यूस करने का क्या मतलब है कि बिना टच किए उसको चार्ज करना। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ क्या आ जाएगा उसके? नेगेटिव। है ना, नेगेटिव, क्योंकि ये न्यूट्रल बॉडी है ना। तो अगर ये न्यूट्रल है, तो अगर किसी न्यूट्रल बॉडी से नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो इसका मतलब कि पक्का से उसके अंदर बैलेंस करने के लिए सेम इक्वल अमाउंट ऑफ क्या बैठा होगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज बैठा होगा, तो ठीक है। अब इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज तो है, ठीक है, और इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज भी हमारे पास। ये क्लोजर साइड के पे ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और फार्दर साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान से सुनना, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट का काम कम करेगा या बढ़ाएगा? कोई भी नेगेटिव चीज आती है, दोबारा से, दिस इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट, प्लीज फोकस। जो नेगेटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव प्लेट का काम कम करेगा या काम बढ़ाएगा? कम। कम करेगा, कम करेगा। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो है, ठीक है, इट विल डिक्रीज दी, काम क्या है? पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ए प्लेट का पोटेंशियल क्या करेगा? इंक्रीज। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज, ठीक है। फोकस ऑन दी वर्ड्स डिक्रीज एंड इंक्रीज ऑफ प्लेट ए। पोटेंशियल प्लेट ए का वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। अब अगर आप घर में कोई स्टोर रूम बनाते हो या कोई भी चीज बनाते हो, तो स्टोर हाउस मतलब आप चाहते हो कि आप कम से कम चार्ज स्टोर करो या ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर करो? ज्यादा से ज्यादा। एवरीबडी, व्हाट एवरीबडी वांट कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजें स्टोर करें। तो फॉर्मूला है Q इज इक्वल C इज इक्वल टू Q बाई V। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करना। अब चार्ज का कोई रूल नहीं है यहाँ पे, चार्ज का कोई रूल नहीं है, सिर्फ V की बात हो रही है। अब देखो जरा, अब जो पोटेंशियल बढ़ाएगा तो वो चार्ज को क्या, कैपेसिटेंस को क्या करेगा? कम जो करेगा। पोटेंशियल बढ़ाएगा वो कैपेसिटेंस को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। और अगर कोई पोटेंशियल कम करेगा तो वो चार्ज को क्या करेगा? इंक्रीज। मतलब कैपेसिटेंस को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो दैट मीन्स कि इन दोनों चार्जेस में से कौन सा चार्ज है जो मैं रखना मेरे लिए फायदेमंद है, प्रॉफिटेबल है? यस मैम डिक्रीज। डिक्रीजिंग दी वाला। नेगेटिव चार्ज। तो हम क्या बोलेंगे कि सिंस द नेगेटिव चार्ज विल इंक्रीज द कैपेसिटेंस,
तो इसका मतलब कि विसिनिटी मतलब कि ए की जो खाली जगह है, विसिनिटी का मतलब खाली जगह, ए की विसिनिटी में हम किसको रखेंगे, बी की सिर्फ नेगेटिव साइड। नेगेटिव। पर अब तो प्रॉब्लम हो गई, अब ये पॉजिटिव चार्ज को कहाँ फेंक दे, ऐसे करते हैं, वी हैव एन आइडिया, हम इसकी क्या कर देते हैं, अर्थिंग। हमने क्या कर दी इसकी, अर्थिंग। तो अर्थिंग किसकी की, सिर्फ पॉजिटिव क्यू चार्ज विल फ्लो एंड नेगेटिव क्यू चार्ज विल रिमेन। ठीक है, तो इसका मतलब कि जितने भी दुनिया के कैपेसिटर्स होंगे, तो उनकी अगर मैं टाइप्स यहाँ पे डिस्कस करूँ आपको टाइप्स, तो वो कुछ इस तरह से होते हैं। देखो सबसे पहला है पैरेलल प्लेट, क्या बोलेंगे हम, पैरेलल प्लेट। तो पैरेलल प्लेट कुछ इस तरह से होता है कि जो दूसरी प्लेट होती है ना, उसके बाहर हमेशा क्या होती है, अर्थिंग करी होती है। तो वो अर्थिंग किसको रिमूव करने को होती है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव क्यू चार्ज को। गॉट इट। और रीजन क्या था कि वो पोटेंशियल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर पोटेंशियल को इंक्रीज किया तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैपेसिटेंस कम हमें चाहिए नहीं, इसलिए वो फेल हो जाता है, सिर्फ ये एक्सेप्टेड होता है। गॉट इट। अब है ये, इसको बोलते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। अब देखो एक प्लेट है या एक सिलेंडर है, फिर उसके ऊपर दूसरा सिलेंडर, मतलब हर दो दो चीजें बनाई हुई है इंड्यूस करने के लिए। गॉट इट। अब अगर आप इसके अंदर कोई मटेरियल फिल कर देते हो, मतलब ये तो टाइप्स ऑन शेप है, ठीक है, टाइप्स बेस्ड ऑन मटेरियल। अब बेस्ड ऑन मटेरियल का मतलब क्या है, मटेरियल फिल्ड। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आप चाहे कभी एयर रहने दो खाली जगह, ठीक है, तो ये नॉर्मल कैपेसिटर हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर कुछ फिल कर देते हो, जैसे कि वाटर, ऑयल, तो ये सारे वही हो जाएंगे, ऑयल कैपेसिटर, वाटर कैपेसिटर। पेपर फिल कर देते हो, मतलब ठीक है, कागज रख देते हो, तो वो सब क्या हो जाएंगे हमारे पास बेस्ड ऑन दी मटेरियल फिल्ड, तो वो उसके नेम से हम कैपेसिटर बोलते हैं। गॉट इट। तो इसका मतलब कि आज के बाद जो कैपेसिटर का सिंबल जो हम लोग एक्चुअल में हमेशा यूज करते हैं, वो है सिर्फ ऐसे पैरेलल प्लेट बनाइए। गॉट इट। तो दिस इज व्हाट आर कैपेसिटर, दिस इज आर रेजिस्टेंस आर। ठीक है ना, इज इट क्लियर, यस। क्लियर है ये सबको। यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है, और इसके बारे में और रीड करते हैं कि क्या क्या नई चीजें हैं कैपेसिटर्स के बारे में। बहुत सारी नई चीजें हैं, बट आप लोग ये प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में रखना। गॉट इट। ठीक है, अब Yes. लॉजिक पता चला कि क्यों हमने अर्थिंग किया। अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं आई है जिसकी हमने लॉजिक नहीं किया। ठीक है, क्लियर रहेगा। किसी को कोई डाउट आज के लेक्चर में? नो मैम। नो मैम। नो Very मैम। good. डाउट तो किसी को नहीं होता, पर सारी बातें भूल गए होते हो तुम, जैसे आज इंडक्शन भूल गए। तो मुझे समझ नहीं आता, डाउट आपको होता नहीं है और बातें आप भूल चुके होते हो, तो इसका रीजन तो यही होगा कि मेरे तरफ से आपको समझ आ रहा है। वो 1 आवर के लिए घर पे आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे, तो फिर वहां पे आप लोगों की सारी एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है ना, तो प्लीज मेरे लेक्चर के लिए आप लोग हमेशा रिवाइज करके बैठा करो। ठीक है, आई रिक्वेस्ट। ओके, ओके मैम। Yes. यस मैम। थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। नोट्स की टेंशन मत लेना, मैं पीडीएफ बना के एक ही बार में आपको, जैसे ही फुल कंप्लीट होगा मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगी। जब तक आप वीडियो लेक्चर्स को देखते रहो और इसमें से करते रहो। Okay मैम। ओके, थैंक यू।